नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाले अटल सेतु का उद्घाटन किया। साथ ही हजारों करोड़ की कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। 17,840 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बना यह पुल देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अटल सेतु से रोजगार के कई मौके पैदा होंगे। इससे हर क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। साथ ही मुंबई से पुणे की दूरी भी घट जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने 44 लाख करोड़ रुपए ढांचागत सुविधाओं को दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिन वर्गों को किसी ने नहीं पूछा, उन्हें हमने पूछा। तो ये आप दृश्य देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी। श्यामा, हम ये दृश्य कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि का भी प्रमाण है। मैं 24 दिसंबर 2016 का दिन नहीं भूल सकता, जब मैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु के शिलान्यास के लिए यहां आया था। तब मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए कहा था कि लिख कर रखिए, देश बदलेगा भी और देश बढ़ेगा भी। साथियों, अटल सेतु जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिर्फ सुविधा ही नहीं देते, बल्कि रोजगार के भी बहुत बड़े साधन होते। इसके निर्माण के दौरान मेरे करीब 17,000 मजदूर भाई बहनों और 1,500 इंजीनियर्स को सीधा रोजगार मिला। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट से जुड़े कारोबार, निर्माण से जुड़े दूसरे बिजनेस में जो रोजगार मिला वो अलग है। अब ये इस पूरे क्षेत्र में हर प्रकार के बिजनेस को बल देगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग लाइफ, इसके लिए बढ़ाएगा। गांव या शहर, साफ सफाई से लेकर पढ़ाई, दवाई और कमाई, हर योजना सबसे अधिक लाभ हमारी माताओं बहनों को हुआ है। पीएम जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ दवाई दी जा रही है। मोदी की गारंटी गरीब परिवार की बहनों को पक्का घर देने की है। जिन्हें पहले किसी ने नहीं पूछा, उन्हें पहली बार मोदी ने पूछा है। उन्हें बैंकों से मदद दिलवाई। पीएम स्वनिधि योजना से यहां मुंबई के भी हजारों रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों को फायदा हुआ है। आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि अटल सेतु कहां से कहां तक की यात्रा को आसान करने जा रहा है। वर्ली, सेवड़ी और आगे चलकर शिवाजी नगर इंटरचेंज। इसके बाद आप अगर आगे चलेंगे तो पुराना आवासीय पुल आएगा, चिरले, फिर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि निर्माणाधीन है, और इसके साथ ही जो पश्चिमी फ्रीवे है, मुंबई पोर्ट है, साथ ही हाजी अली दरगाह, बांद्रा वर्ली सी लिंक, एलिफेंटा आइलैंड। ये पूरा मैप आपको बता रहा है कि किस तरह से जो यात्रा का समय था उसे कितना कम कर दिया गया है। पहले 120 मिनट लगा करते थे, अब केवल 20 मिनट में यह सफर तय हो जाएगा, यानी करीब 100 मिनट की बचत समय की होगी। और केवल समय की नहीं, पैसों की भी बचत होगी, क्योंकि इसमें जो पेट्रोल फूकता है, डीजल फूकता है, उसमें भी बचत होगी। हाँ, टोल जरूर देना पड़ेगा, और टोल को लेकर के कई तरह का विरोध भी यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि यात्रियों की संख्या क्या रहने वाली है, क्या हो सकती है। शिवाजी नगर से चिरले की अगर बात करें तो मुसाफिर पहले साल 9,800, 2032 तक 29,600 और 2042 तक 55,000, ये आंकड़ा इसमें रहने की संभावना है। और अटल सेतु से हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज ने एक रिपोर्ट भेजी, आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कि पुलिस इसे हमें यहाँ से हटाए, हम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा दें। हमें मौका मिला है अटल सेतु पर आने का। 22 किलोमीटर का देश का सबसे लंबा समुद्री पुल इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पर। मुख्यमंत्री का काफिला जब यहाँ से निकला, हम उनके साथ, उनके पीछे से होते हुए यहाँ पर आकर रुके हैं ताकि तस्वीरें हम कैमरे में कैद कर पाएं। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां आज कोई भी अलाउड नहीं है इस पर। कल से ये आम नागरिकों के लिए खुलेगा, उसकी पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं। अटल सेतु जो कि देश का पहला सबसे लंबा समुद्री पुल है, इसे गेम चेंजर के तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि मुंबई की सबसे बड़ी समस्या है वहां की बढ़ती आबादी और घटती जगह। और घटती जगह नहीं, इनफैक्ट अगर आप देखें मुंबई में तो वहां पर अब जगह ही नहीं बची है निर्माण के लिए। वहां पर रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या रही है नवी मुंबई और मुंबई के बीच में, जिस पर काम बहुत समय से चल रहा था, जिसे जोड़ने का काम और इसके प्रोजेक्ट पर तरह तरह की अड़चनें आई थी।
उसको दरकिनार करते हुए, उसको पीछे छोड़ते हुए आखिरकार ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल बनकर तैयार है। 2 घंटे का जो समय जाता है उससे कहीं ज्यादा ट्रैफिक के समय कई बार लोग 3 घंटे तक यहाँ पर अटकते हैं इस ट्रैफिक में, लेकिन अब वो जो समय है ट्रैवल का वो 20 मिनट हो जाएगा। बहुत ही बड़ी बात है ये, क्योंकि ये न सिर्फ वहाँ की बढ़ती आबादी के लिए यहाँ पर आना उनके लिए अब मुमकिन होगा, क्योंकि रेसिडेंशियल स्पेस हो या कमर्शियल स्पेस तेजी से उस पर काम शुरू हो गया जब से ये तारीख तय हुई थी कि कब इसका उद्घाटन हो रहा है। इसके पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब यहाँ पर प्रपोज हुआ था उसके समय से ही कई टाउनशिप्स बनी थी, रेसिडेंशियल स्पेस बनी थी, लेकिन एक बार फिर से इसमें बूस्ट दिख रहा है और अब ये भी अनुमान है कि 50 से 60% प्रॉपर्टी की रेट्स नवी मुंबई में अब ऊपर चली जाएंगी, इसमें छलांग दिखेगी। तो लगातार यहाँ पर अब निर्माण कार्य शुरू हो चुका है कमर्शियल और रेसिडेंशियल स्पेस का, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है वो 20 मिनट तक कम हो गई है, 3 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे से। तो बहुत बड़ा ये सौगात है जिसे पीएम मोदी ने दिया और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें अटल सेतु की। इससे पहले आज नासिक पहुंचते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो किया जिसमें प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद रहे। 2 किलोमीटर के इस रोड शो में हजारों लोगों ने पीएम का स्वागत किया। इसके बाद पीएम ने काला मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा के बाद उन्होंने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसमें युवाओं ने खास नाट्य प्रस्तुति की। इसका पीएम मोदी ने लुत्फ उठाया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सभी लोग तीर्थ स्थानों में स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। अमृतकाल का समय युवाओं के लिए सुनहरा समय है और मेड इन इंडिया से नई चेतना जागी है। आजादी के पहले के कालखंड में ऐसे सभी महान व्यक्तित्वों ने देश के लिए काम किया और उन्होंने देश को नई दिशा दिखाई। अब अमृत काल के इस कालखंड में आज वो दायित्व आप सभी मेरे युवा साथियों के कंधों पर है। अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो आप परिवारवाद की राजनीति के प्रभाव को उतना ही कम करेंगे। आप जानते हैं कि परिवारवाद की राजनीति ने देश का कितना नुकसान किया है। लोकतंत्र में भागीदारी का एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप अपनी राय वोट के जरिए जाहिर करें। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस बार जीवन में पहली बार वोट डालेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे लोकतंत्र में नई ऊर्जा और शक्ति ला सकते हैं। पीएम मोदी ने लोगों से मंदिरों तथा तीर्थ स्थलों की सफाई करने के लिए अभियान चलाने की अपील भी की। उन्होंने आज खुद नासिक के कालाराम मंदिर में साफ सफाई की। मैंने आह्वान किया था 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम और पीएम मोदी ने नासिक में राम कथा कुंड और कालाराम मंदिर भी वहां पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना कर 11 दिनों के अपने विशेष अनुष्ठान की शुरुआत की। पीएम मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। इसी के लिए आज से 11 दिनों तक विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। नासिक के काला मंदिर में पूजा के बाद वो कीर्तन में भी बैठे और झांझ बजाई। वहां से पीएम मोदी गोदावरी के तट पर रामकुंड गए, जहां उन्होंने पूजा और आरती की। वहां उन्हें पारंपरिक पगड़ी भी भेंट की गई। काफी संख्या में लोग उमड़े और प्रधानमंत्री का स्वागत। और नासिक में आज 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान शुरू करने से पहले सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ऑडियो संदेश के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। इस ऑडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कई पीढ़ियों का सपना साकार हो रहा है। मैं इस समय भाव विभोर हूँ, भावुक हूँ। पुण्य अवसर का साक्षी बनने का सौभाग्य मिला है। हर ओर राम के नाम की धूम है। ऐतिहासिक पवित्र पल का इंतजार है। आज से 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान शुरू कर रहा हूं। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूँ, भाव विह्वल हूँ। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राष्ट्र धर्म पत्रिका में एक लेख लिखा है। उन्होंने लिखा है, इस शीर्षक इसका दिया गया है, राम मंदिर निर्माण एक दिव्य स्वप्न की पूर्ति। उन्होंने आगे लिखा है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अटल जी की कमी खल रही है। उन्होंने ये भी लिखा कि प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये मंदिर राम के गुणों को अपनाने के लिए सबको प्रेरित करेगा। खबर है कि बीजेपी कर्नाटक में कई नए चेहरों को लोकसभा चुनाव में उतारेगी। सूत्रों के मुताबिक कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी काटे जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के मौजूदा 25 में से 11 सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। कई मौजूदा सांसद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। जीएम सिद्धेश्वर रमेश जिंगजिंगानी 72 साल के हैं, अधिक उम्र के कारण चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये खबर सूत्र दे रहे हैं। अनंत हेगड़े स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला दे रहे हैं। शिव कुमार उदासी भी निजी कारणों से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। बीएन बच्चेगौड़ा मंगला अगाड़ी के भी चुनाव लड़ने पर संशय है। जीएस बसवराज, वी श्रीनिवास प्रसाद और वाई देवेंद्रप्पा भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 70 साल से अधिक और 3 बार से अधिक जीते नेताओं की जगह नए चेहरों को मौका देना चाहती है बीजेपी। हालांकि इसमें कई अपवाद भी हो सकते हैं। कर्नाटक में इस बार बीजेपी जेडीएस का गठबंधन है। बीजेपी के 24 और जेडीएस के 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। और आज लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने 3 विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस लेने की सिफारिश करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक 3 निलंबित विपक्षी सांसद आज कमेटी के सामने पेश हुए। कांग्रेस के अब्दुल खालिक, डीके जयकुमार और विजय कुमार, इन तीनों ने सदन में अपने व्यवहार पर खेद जताया। तीनों सांसदों ने कहा कि आगे ऐसा नहीं होगा। इसके बाद अब कमेटी स्पीकर से उनके निलंबन वापसी की सिफारिश करेगी। शीत सत्र में दोनों सदनों से 146 सांसद सस्पेंड हुए थे। 132 सांसद शीत सत्र की समाप्ति तक निलंबित थे। वहीं 14 सांसदों का मामला विशेषाधिकार समिति के पास है। इनमें 3 लोकसभा और 11 राज्यसभा के सांसद हैं। आज 3 लोकसभा सांसदों पर फैसला हो गया। और हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।